फ्रेंड्स, आज हम गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड यूनिट में। तो थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लास्ट वीडियो से बचा है। कंडीशंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम या तापीय साम्य की अवस्थाएं। तो किसी भी तंत्र की वह अवस्था जब हम तंत्र के सारे भाग में, पूरे भाग में, प्रत्येक भाग में ताप एक समान होता है तो हम तंत्र को तापीय साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तापीय साम्यावस्था के लिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, विलगित तंत्र। विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? जो कि सराउंडिंग से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ही आदान प्रदान तंत्र द्वारा नहीं किया जाता। उस स्थिति में तंत्र द्वारा किया गया कार्य और ऊर्जा दोनों ही अपरिवर्तित, कोई चेंज नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं ऊष्मागतिकी के पहले नियम में कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन dE बराबर 0 और किया गया कार्य PdV बराबर भी 0 है। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो -dE - PdV और +TdS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो dE और PdV 0 हो जाता है तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। TdS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर ताप स्थिर है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा S यानी एंट्रोपी में परिवर्तन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये कह सकते हैं कि जो विलगित तंत्र है या जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी एंट्रोपी केवल बढ़ती है, कम नहीं होती किसी भी स्थिति में, और साम्य अवस्था में यह अधिकतम होती है। इसको सिद्ध करने के लिए कि विलगित तंत्र के प्रत्येक भाग में ताप एक समान है, क्योंकि हमने कंडीशंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम ली है, तापीय साम्य है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिस्टम को दो भागों में बांट लिया और उन दोनों भागों में एक भाग से दूसरे भाग की ओर ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। जब ऊष्मा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? उच्च ताप से कम ताप की ओर। तो हम मानते हैं कि ऊष्मा T1 से T2 चल रही है, तो प्रथम भाग जिसमें ऊष्मा निकल रही है उसमें एंट्रोपी अगर क्या है dS1 और दूसरे में dS2, तो हम लिख सकते हैं T1 dS1 इज इक्वल्स टू -Q रिवर्सिबल। माइनस साइन क्यों? क्योंकि ऊष्मा निकल रही है। या हम लिख सकते हैं कि dS1 बराबर -Q रिवर्सिबल अपॉन T1। दूसरे स्टेप में जहां तंत्र के एक भाग में ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो हम लिख सकते हैं कि T2 dS2 बराबर +Q रिवर्सिबल। ऊष्मा अवशोषित होने का मतलब प्लस साइन हुआ, या dS2 बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T2। अब कंडीशन ये है कि T1 का मान T2 से ज़्यादा है, तभी तो ऊष्मा ज़्यादा से कम की ओर प्रवाहित होगी। तो एंट्रोपी में कुल चेंज कितना हुआ? तो ds बराबर क्या हो गया? दोनों की एंट्रोपी जोड़ देते हैं, dS1 + dS2। यह आ गया -Q रिवर्सिबल अपॉन T1 + Q रिवर्सिबल अपॉन T2, या Q रिवर्सिबल कॉमन है तो हमने लिखा 1/T2 - 1/T1। Q रिवर्सिबल को कॉमन कर दिया। अब अगर ऊष्मा का प्रवाह स्वतः ही हो रहा है, अपने आप चल रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो हम लिख सकते हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन 0 से ज़्यादा होगा। इसलिए 1/T2 - 1/T1 मल्टीप्लाइड बाय Q रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन 0। या हम क्या लिख सकते हैं? 1/T2 - 1/T1 इज ग्रेटर देन 0, या T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः ही होता है, और जब साम्य अवस्था आ जाती है, प्रवाह होते होते जब ताप साम्य अवस्था में आ गया है
तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ds बराबर 0 या T1 बराबर T2। तो यही हमारी साम्य अवस्था की शर्त है कि यदि कोई तंत्र तापीय साम्य अवस्था में है तो प्रत्येक भाग में ताप का मान समान होना चाहिए। अब हम दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं चैप्टर में, और वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और उसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण। तो स्थिर ताप पर किसी भी तंत्र का रूपांतरण हो रहा है और उस रूपांतरण को हम हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी से देंगे। तो देखो, किसी भी तंत्र की कोई अवस्था है, स्टेट है, उसको हम स्थिर ताप पर अगर रूपांतरित किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी दें तो हम जानते हैं TdS, हमने डिफरेंशियल D को बाहर रखे, दोनों स्टेट फंक्शंस को एक साथ रख लिया, D ऑफ TS। अब हम शुरू से पढ़ रहे थे जब एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी पढ़ा लास्ट वीडियो में, तो हम क्या लिख सकते हैं, -dE -W प्लस D ऑफ TS आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, हम W को अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो -dE प्लस dTS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू W। या हम तीसरे फंक्शन इंटरनल एनर्जी को भी साथ में रख देते हैं, तो -D ऑफ E माइनस TS इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, वर्क के, या ग्रेटर देन वर्क। अब एनर्जी, टेम्परेचर और एंट्रोपी, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है E माइनस TS में, और तीनों ही कैसे हैं, अवस्था फलन है। तो इन तीनों को मिलाकर हमने एक नया सिंबल दिया, नया प्रतीक दिया, उसे हम कहते हैं A। तो A इज इक्वल्स टू E माइनस TS। A क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा या हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है। E, T, S तीनों स्टेट फंक्शन हैं, तो A का मान भी स्टेट फंक्शन ही होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को, माइनस ऑफ dA इज आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू वर्क, और अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, तो माइनस ऑफ डेल्टा A इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन W। तो डेल्टा A क्या बता रहा है, तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में परिवर्तन। तो डेल्टा A को हम हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा परिवर्तन भी कहते हैं। अब इससे क्या दिखाई दे रहा है कि जब हम तंत्र को समतापीय अवस्था में रखते हैं तो समतापीय रूपांतरण में तंत्र के द्वारा जो किया गया कार्य है W, वो हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी के बराबर या उससे कम होता है। कमी क्यों लिखी है, क्योंकि हमारा साइन नेगेटिव है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा A की सार्थकता। सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों हमने एक नया सिंबल यहाँ काम में लिया है। यदि माइनस डेल्टा A इज ग्रेटर देन W, यानी हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी ज़्यादा हो रही है, तो यह ये बताता है कि यह सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस है, स्वतः अपने आप हो रहा है। और अगर माइनस डेल्टा A इज W है तो इसका मतलब सिस्टम किस में है, साम्य अवस्था में है। और साम्य की अवस्था कब आती है, जब हमारा प्रक्रम उत्क्रमणीय रूप में होता है, और ऊष्मा उत्क्रमणीय रूप में प्रभावित होती है, और उत्क्रमणीय प्रक्रम में हम जानते हैं कि किया गया कार्य अधिकतम होता है। अतः समतापी रूपांतरण में उत्क्रमणीय प्रक्रमों में अधिकतम कार्य होता है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी के बराबर। तो माइनस डेल्टा A इज इक्वल्स टू W। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा A इज इक्वल्स टू W, और चूंकि अधिकतम है तो हमने इसको लिखा W मैक्सिमम।
अब हम तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। हमने पहली एनर्जी पढ़ी हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, अब हम दूसरी एनर्जी पढ़ रहे हैं गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। वहाँ हमने सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट किया था। अब यहाँ देखो हम दो चीज़ों को कांस्टेंट कर रहे हैं, ताप को भी और दाब को भी। और ताप और दाब की स्थिर अवस्था में हम तंत्र का रूपांतरण देख रहे हैं गिब्स ऊर्जा के रूप में। तो अगर किसी तंत्र की अवस्था में रूपांतरण स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किया जाता है तो हम जानते हैं कि स्थिर ताप पर तो क्या होगा TdS, यानी D ऑफ TS, दोनों स्टेट फंक्शंस एक साथ लिए। और अगर स्थिर दाब पर लेते हैं तो फिर कार्य होता है PdV, और यहाँ भी हम D बाहर रख के दोनों स्टेट फंक्शंस अंदर लेते हैं PV। अब दोबारा पिछली इक्वेशंस -DE -DPV वर्क को हमने ऐसे लिखा W की जगह प्लस DTS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब इस अवस्था में क्या है, जब हम स्थिर दाब और स्थिर ताप रखते हैं तो तंत्र में जो एक दाब आयतन कार्य हो रहा है जिसे हम PdV कहते हैं, उसके अलावा भी अन्य कार्य भी हो सकते हैं। तो इन अन्य कार्यों को हमने DWA कर दिया है, अदर वर्क। ठीक है, तो -DE -P D ऑफ PV प्लस D ऑफ TS और प्लस D ऑफ WA that is equals to or greater than 0। अब अगर हम अदर वर्क को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -DE -D ऑफ PV प्लस D ऑफ TS इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू DWA, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो या तो अदर काम अतिरिक्त दूसरे कार्य की तुलना में ज़्यादा होती हैं या बराबर होती हैं। अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, -DE और -DPV को साथ हम E माइनस साइन कॉमन लिया तो D ऑफ E प्लस PV हो गया, TS माइनस हो गया तो -TS इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू DWA। अब E प्लस PV की जगह हम क्या रख सकते हैं, हमारा एंथैल्पी जो हमारा पहले से हमने पढ़ा है। तो D ऑफ H माइनस TS इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू DWA। अब ये जो हमारा फंक्शन है E प्लस या H माइनस TS, इसको भी हमने एक नया सिंबल दिया और जिसे हमने लिखा G। तो G बराबर क्या है, H माइनस TS को हमने क्या लिखा है G। तो G इज इक्वल्स टू E प्लस PV माइनस TS या H माइनस TS या A प्लस PV। तो हम G को इतने फॉर्म्स में लिख सकते हैं, यानी G कैन बी A प्लस PV है क्योंकि E माइनस TS इज इक्वल्स टू A है, या H माइनस TS है या E प्लस PV माइनस TS है। और G को हम गिब्स एनर्जी या गिब्स ऊर्जा या साथ ही साथ कभी कभी हम इसको ज़्यादा पॉपुलर वे में फ्री एनर्जी बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा। तो G भी एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये सारे स्टेट फंक्शन से ही मिलकर बना है। अब G का उपयोग अगर हम समीकरण में रख देते हैं पूरे की जगह तो ये आ जाता है माइनस ऑफ DG इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन DW, यानी जो अतिरिक्त कार्य हो रहा है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा G इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू WA। डेल्टा G वही गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। ऊपर की समीकरण में देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि तंत्र के स्थिर ताप और दाब पर अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कराते हैं तो तंत्र की गिब्स ऊर्जा में कमी होती है, और ये कमी जो है वो किसी भी तंत्र के अतिरिक्त जो कार्य किया जाता है या तो उसके बराबर होती है या उससे अधिक होती है।
तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो बराबर की, तो जब बराबर होती है डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू ए, तो उस स्थिति में ये क्या है, उत्क्रमणीयता या रिवर्सिबल कंडीशन है। तो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में जो गिब्स ऊर्जा में कमी है वो स्थिर ताप और दाब पर दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त जो कार्य किया जा रहा है उसके बराबर होती है। ये तो है उत्क्रमणीय में। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में जो अतिरिक्त कार्य है वो गिब्स ऊर्जा में कमी से कम प्राप्त होगा, मतलब गिब्स ऊर्जा में कमी ज़्यादा होगी, अतिरिक्त कार्य कम होगा। तो तंत्र जब साम्य अवस्था में होगा तो हमारा डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, या डब्ल्यू ए बराबर 0। उस वक्त दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं होता जब तंत्र साम्य अवस्था में होगा। तो उस साम्य अवस्था की कंडीशन में माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। और अगर हम पॉजिटिव में लेना चाहें तो डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। गिब्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में ही आगे अगर हम कंडीशंस ले रहे हैं तो हम इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में हम उसके आगे कभी डेल्टा एच शो करते हैं, कभी डेल्टा जी शो करते हैं, और वो किस तरह की अभिक्रियाएं हैं वो हमें उन ऊर्जाओं के द्वारा पता चलती हैं। तो जब साम्य अवस्था होती है तो माइनस डेल्टा जी 0 हो जाता है, और जब स्पॉन्टेनियस या स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं होती हैं तो ये माइनस डेल्टा जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। इन कंडीशंस के आधार पर गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का बहुत महत्व है। क्या महत्व है, जैसे सपोज करते हैं कि डेल्टा जी किसी अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इसका मतलब वह अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी, और वो प्रोसेस जो हैं वो नेचुरल प्रोसेस होंगे, प्राकृतिक परिवर्तन होंगे। अगर डेल्टा जी 0 है तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया इस वक्त साम्य अवस्था में है, परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई भी परिवर्तन साम्य अवस्था में आ गया है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी डेल्टा जी का मान 0 से अधिक है, तो उस अवस्था में हमारी अभिक्रियाएं स्पॉन्टेनियस नहीं होंगी, वो अभिक्रियाएं हमें करानी होंगी। ठीक है, तो स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं नहीं होंगी, विपरीत अवस्था वाली अभिक्रियाएं स्वतः होने वाली होंगी। तो इन तीनों बिंदुओं के आधार पर हम गिब्स ऊर्जा परिवर्तन को किसी तंत्र अथवा रासायनिक अभिक्रिया की ऑटोनॉमस स्पॉन्टेनियस वाली या इक्विलिब्रियम कंडीशंस के आधार पर बता सकते हैं। अब हम आ रहे हैं ड्राइविंग फोर्सेस फॉर नेचुरल चेंजेस, यानी जो नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, जो प्राकृतिक परिवर्तन हैं, उसमें हम किस तरह से चेंजेस लाते हैं। तो मुक्त ऊर्जा की परिभाषा, हमने अभी दो तरह की ऊर्जा पढ़ी, गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा, और दूसरी पढ़ी हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा। तो मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा किसके बराबर है, G बराबर H माइनस टी एस, या हम लिख सकते हैं डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो किसी भी तंत्र की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन दो स्टेप में है। पहले स्टेप में वो हमें एंथैल्पी में परिवर्तन बता रहा है, और दूसरा स्टेप है टी डेल्टा एस जो एंट्रोपी में परिवर्तन बता रहा है। और एंट्रोपी में परिवर्तन क्या है, तंत्र के अणुओं का रीअरेंजमेंट, व्यवस्था। तो जो एंट्रोपी का मान है वो पूर्णतः तंत्र में निहित रहता है, वो उसके अंदर का परिवर्तन है। और मुक्त ऊर्जा जो है वो तंत्र में बाहर कार्य करने से उपलब्ध होती है।
तो कुल मिला के एंट्रोपी भीतर है, एंथैल्पी बाहर है, और जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है वो दोनों पदों का योग है, डेल्टा एच और डेल्टा एस का। तो स्थिर ताप और दाब पे जब स्पॉन्टेनियस या स्वतः ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं तो उस स्थिति में डेल्टा जी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है और तंत्र की एंथैल्पी को कम से कम कर दिया जाए और एंट्रोपी के मान को अधिक से अधिक कर दिया जाए तो उस स्थिति में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक मिल सकता है और हमें जो है ये नेचुरल चेंजेस मिल सकते हैं। तो कोई भी प्राकृतिक प्रक्रम अगर हमें करना है तो हमें किस तरह की कंडीशंस चाहिए वो हमें देखनी है। तो पहली कंडीशन क्या हो कि डेल्टा एच का मान नेगेटिव हो, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हों। डेल्टा एच कब नेगेटिव होगा? जब तंत्र से ऊष्मा बाहर निकलेगी। और डेल्टा एस यानी एंट्रोपी का मान पॉजिटिव हो, जो अक्सर होता है। तो एक सिंपल कंडीशन है कि कोई भी अभिक्रिया जब ऊष्माक्षेपी होगी तो हमारा प्रक्रम कैसा हो जाएगा? नेचुरल प्रक्रम हो जाएगा। दूसरी कंडीशंस, अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव हो और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एंट्रोपी भी नेगेटिव हो, अर्थात तंत्र की एंट्रोपी कम हो रही है, परंतु इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए कि टी डेल्टा एस का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो डेल्टा एच के नेगेटिव वैल्यू से कम होनी चाहिए, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा और हमारा प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस या प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस होगा। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ओके, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो वो इतना कम पॉजिटिव होना चाहिए कि कुल मिला के वैल्यू कैसी आए? डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू आए। डेल्टा एच का मान अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा शोषी है, तो रूपांतरण में तंत्र में एंट्रोपी में वृद्धि होगी, डेल्टा एस का मान भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टी डेल्टा एस का ऋणात्मक मान डेल्टा एच के पॉजिटिव मान से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जितनी ऊष्मा उसने अवशोषित करी है वो इतनी ना हो कि कुल मिला के टी डेल्टा एस के नेगेटिव मान से ज़्यादा हो जाए। अधिकांशतः जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, स्वतः रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो ऊष्माक्षेपी होती हैं और जिनमें डेल्टा एच का मान हमेशा ऋणात्मक होता है और डेल्टा एच यानी माइनस डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा टी डेल्टा एस से ज़्यादा पाई जाती है और उस कंडीशंस में क्या होगा? डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक होते ही हम क्या कहेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस या स्वतः प्रक्रम है। डेल्टा जी के मान में साइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है। तो नेगेटिव वैल्यू होगी, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो ये अब आ रहे हैं हम रिलेशन बिटवीन चेंज इन गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, मतलब एक को दूसरे में हम कैसे परिवर्तित करें, गिब्स को हेल्महोल्ट्ज़ में एंड हेल्महोल्ट्ज़ को गिब्स एनर्जी में। तो अब हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। गिब्स एनर्जी जी किसके बराबर है? H माइनस टी एस के, और हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी किसके बराबर है? A इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस की। अब प्रक्रम को हमने समतापी किया ताप स्थिर ताप पर, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और डेल्टा ए बराबर डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब लेफ्ट साइड को माइनस किया, डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए, तो वहाँ क्या बचा? डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। अब हम जानते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर है? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। वैल्यू पुट कर दी तो ई भी कैंसिल हो गए, मतलब इंटरनल एनर्जी भी चली गई, और अब क्या आया? डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए बराबर पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी क्या है? वर्क डन। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी। ये इक्वेशन
अब अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड्स लेते हैं तो चूंकि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बहुत कम होता है, तो उस स्थिति में हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं और डेल्टा जी बराबर डेल्टा ए। कब? जब हम ठोस और लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। तो रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं अगर स्थिर वायुमंडलीय दाब पर हो रही हैं, उस कंडीशंस में जब कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं, तो हम डेल्टा एच का इस्तेमाल करते हैं और डेल्टा एच का इस्तेमाल करने का मतलब हम गिब्स एनर्जी का यूज़ करते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का नहीं करते। तो ये था गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जीज और डिफरेंट रिलेशंस। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पढ़ेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।